चलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। मेरा इतना बड़ा हेड स्पेस देख करके तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक का विषय है, आज की हमारी टॉपिक जिसके ऊपर फोकस करने वाली है, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने वाली है, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके पीछे पीछे वाले वीडियोस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखे हैं तो उसके अंदर आप लोग पता चला होगा कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से हम नील बोर के एटॉमिक मॉडल से निकल करके धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ आ रहे हैं। नील बोर का एटॉमिक मॉडल भी थोड़ा सा क्या हो गया था, फेल हो गया। नील बोर का भी एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। अब नील बोर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, आप लोग थोड़ा परेशान हो गए होंगे कि ये क्या है। कंटिन्यूसली एक मॉडल लाते हैं, फिर फेल कर देते हैं, फिर दूसरा मॉडल लाते हैं, फिर फेल कर देते हैं, फिर तीसरा मॉडल लाते हैं तो फिर फेल कर देते हैं। ये कंटिन्यूसली फेल ही हो रहे हैं तो सीधा अल्टीमेटली मेन वाला मॉडल ही क्यों बता नहीं देते सीधा सीधा, जब भी तुमको पूरी केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की हिस्ट्री भी ठीक से बताई जा रही है। ठीक है, वो तुम लोगों को एकदम स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कि डाल्टन के समय से किस तरीके से डिस्कवरीज होना शुरू हुई। हम लोगों को ये चीज़ भी इसके अंदर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट की गई थी, कैसे कैसे छोटी छोटी रिसर्च से एक बड़ी रिसर्च की नींव रखी जाती। कोई तो एनालाइज करेगा एक छोटा सा पार्ट, उसमें फिर कोई आएगा उसके अंदर थोड़ी चेंजेस करेगा, फिर कोई आएगा फिर और गहराई में समझेगा, फिर वो आएगा और डेप्थ में समझेगा। एक्सप्लोरेशन जो होता है वो वन स्टेप नहीं होता है। एक्सप्लोरेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, थोड़ा टाइम लेता है, मल्टीपल लोगों के एफर्ट लेता है, सारा इनपुट लगता है उसके अंदर। तो कोई गलत है मॉडल, कोई सही है, अपने जगह पे सारे मॉडल क्या है, सही है। बस रिसर्च की डेप्थ जो उनके अंदर हुई थी वो कम ज़्यादा हुई है। इस वजह से हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते केमिस्ट्री का ये मॉडल गलत था तो इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है। उसको पढ़ाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम ये समझें कि पूरा प्रोसेस जो होता है वो रिसर्च फाइंड आउट करने का, एटम की डिस्कवरी की पूरी प्रोसेस, एटम बना कैसे है, कैसे क्या काम करता है, सारी चीज़ को हम लोग एक प्रोसेस में समझ सके। इस वजह से हमको सारे मॉडल्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च के तरीकों को समझना इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च एक स्टेप में नहीं होती, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कवरी को स्टेप्स लगते हैं, स्टेयर्स लगते हैं। और एटम जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आप लोगों को हल्का हल्का पता चलेगा कि एटम इतना खूंखार है ही क्यों, एटम के साथ इतनी परेशानी हो क्यों जाती है। ठीक है, तो सब एटॉमिक लेवल के ऊपर इसके साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे रेफरेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उसके साथ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं कहानी। इलेक्ट्रॉन से ही शुरू करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखा था। हम लोग बात कर रहे थे इसके डुअल नेचर की। हम लोगों ने पिछले डुअल नेचर के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन एक वेव जैसा भी है और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल जैसा भी है। ये बातें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, हाइजेनबर्ग्स और श्रोडिंगर दो लोगों ने मिलकर हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो याद होगा, एंड श्रोडिंजर्स बोल देते हैं कुछ लोग, श्रोडिंगर्स बोलते हैं कुछ। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर हमको क्या दिया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था। इन लोगों ने मेजॉरिटी लेवल पे एटम के वेव होने पर ज़्यादा फोकस किया। इन लोगों ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने और श्रोडिंगर ने बोला कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। वो भी इन्होंने साधारण वेव नहीं बोला, इसको डिफरेंट काइंड ऑफ वेव बोला। इसको इन्होंने बोला 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव। इन्होंने क्या बताया कि एटम जो है, एटम एक वेव है। हम लोग बहुत टाइम से इसकी बात करें कि एटम बहुत छोटा है, मास बहुत छोटा है, स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटी सी चीज़ बहुत स्पीड से जा रही है, वेव की तरह बिहेव करी। इस टाइप की वेव है या 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव है। कहीं कहीं इसको पार्टिकल वेव बोला हुआ होता है। चलो ठीक है, उसके ऊपर अभी हमको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर से मैं तुम लोग बता रहा हूँ ये वेव, स्टैंडिंग वेव वगैरह क्या है। ये वेव का तुम लोग पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले, वेव थ्योरी नाम से पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे। उसके अंदर तुम लोगों को ये 3D वेव्स, ये वो ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल, कैसे कैसे क्या क्या होती है, सारी बातें क्लियर। एक्सेप्शनली इस चैप्टर, जिस चैप्टर में हम आ रहे हैं, तो कुछ टर्म्स जैसे अचानक से बहुत हैवी आ जाएंगे जिनकी डेप्थ मैं तुम लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। तो प्लैंक का ही थियरी जो मैंने तुमको क्वांटम थियरी बताया वो भी पूरी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये वो चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, जिनको हम लाइट के चैप्टर के अंदर अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इज अ 3 डायमेंशनल वेव। इसका मतलब है कि सेंटर में कहीं ना कहीं प्रोटॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन के अगल बगल हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक वेव की तरह इसके अगल बगल मूव कर रहा है। ये जो वेव में मूव कर रहा है, मैं तो तुमको सिर्फ 2 डायमेंशन में एक्स और वाई, नीचे और ऊपर जाते दिखा रहा हूँ। ये कैसे मूव कर रहा है, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है। सेंटर में जो प्रोटॉन है इसके अगल बगल ऐसे ही नहीं मूव कर रहा, समझने की कोशिश करो। इन रैंडम मोशन कैसे मूव कर रहा है, वो भी 3 डायमेंशन में मूव कर। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, इस वजह से इसको बोला गया है 3 डायमेंशनल
स्टैंडिंग वेव बताया गया था। ठीक है, समझ में आता? सिर्फ इतनी ही बातें अभी के लिए याद रखो कि इलेक्ट्रॉन को क्या बोला उन्होंने, 3 डायमेंशनल स्टैटिक। टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन किधर है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगे, तो सर्टनली यू कैनॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन, यू कैनॉट लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। कोई सी इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली लोकेट किया नहीं जा सकता कि बस उधर ही है, वही है, ऐसे बात बोली नहीं जा सकती बस बस यही है इलेक्ट्रॉन, ऐसी बात पॉसिबिलिटी है नहीं। ऐसे डायरेक्टली तुम कहीं देख करके बता नहीं सकते हो कि इधर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इधर तुम होने की सिर्फ प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, यू कैन ओनली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम किसी भी एटम के अंदर अगर जाके देखने की कोशिश करें तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लोकेट करके बोल नहीं सकते कि बस इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है। हम बस एक रीजन को समझ सकते हैं, ये जो भी जगह है, अगर ये एक पूरा का पूरा एटम है तो इसके अंदर बहुत सारी स्पेस है, स्पेस के अंदर इस सर्टन स्पेस में, एक छोटे से स्पेस में इलेक्ट्रॉन के होने या ना होने की एक संभावना होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है। बस इससे ज़्यादा हम उसके अंदर कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर ही नहीं सकते वेव होने की वजह से। ठीक है, तो पहली दो बातें जो तुम लोगों को डुअल नेचर के साथ हमको समझ लेनी है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का सबसे पहला बेस यही है कि इलेक्ट्रॉन एक 3D स्टैंडिंग वेव है। हम इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली लोकेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन ओनली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम एक इलेक्ट्रॉन के होने की सिर्फ संभावना को समझ सकते हो, पॉसिबिलिटी को समझ सकते हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। तुम सिर्फ एक सर्टन जगह में उसके होने की संभावना कितनी ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी तो पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। ठीक है, पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है तुमको सिर्फ इतना मालूम पड़ सकता है, इससे ज़्यादा तुमको कुछ भी उस केस में मालूम नहीं पड़ने वाला। सिंपल बात है। ठीक है, समझ में? अब इन लोगों ने क्या बोल दिया, इन लोगों ने हमको जनरली क्या समझा दिया कि अब हमको जानना तो है, हमको समझना तो है, एक इलेक्ट्रॉन को समझ लिया है, इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ठीक है, तो टू स्टडी वेव, अब फिर से वेव के ही चैप्टर की बात कर रहा हूँ। वेव्स के चैप्टर के तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि किसी भी वेव को अगर तुम लोगों को समझना है, किसी भी वेव को अगर तुमको समझना है तो वेव्स क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस होते हैं। फंक्शन क्या है, कैसे समझाऊँ? ठीक है, अगर चलो थोड़े थोड़े बातों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा फोकस करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो वेव को समझने के लिए हमको एक वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वेव फंक्शन हमको क्या करता है, हेल्प्स स्टडी मोशन ऑफ द वेव। क्या करेगा, हमको स्टडी करने में हेल्प करेगा। जो भी हमारे अगल बगल वेव्स हैं, सॉरी अगल बगल नहीं, जो भी किसी भी टाइप की वेव है, वो वेव को अगर हमको समझना है, अगर हमको उस वेव को समझना है तो हमको एक वेव फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये वेव फंक्शन जो है हेल्प करता है हमको टू स्टडी द मोशन ऑफ द वेव। जो भी वेव का मोशन हो रहा है जिस भी डायमेंशन में, उस फंक्शन को हमको समझने में उसकी हेल्प करता है। अब वेव के कैसे पैरामीटर्स होते हैं, एम्पलीट्यूड होता है। अगर मैं एक वेव तुमको ड्रॉ करके ही दिखाऊं तो जानते ही हो कि ये वेव की कहानी। तो वेव के अंदर क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ठीक है, वेवलेंथ होगा, एम्पलीट्यूड होगा, समझते हो, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम होगा, टाइम पीरियड होगा उसका कुछ ना कुछ। इधर से इधर तक आ रहा है तो इतना इसका वेवलेंथ है, इतना इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इधर से इधर तक आने में कुछ टाइम ले रहा है, टाइम पीरियड बोलेंगे। कुछ ना कुछ टाइम में वो चीज़ कवर कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये सारी बातें समझ में आती है। ऐसा कोई इक्वेशन होगा, ऐसा कोई इक्वेशन होगा जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स जो हैं, इसके अंदर ये जो सारे पैरामीटर्स है, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स एक साथ बैठे हुए होंगे, एक इक्वेशन बनता है। उस इक्वेशन में सारे पैरामीटर होते हैं। अगर इतना टाइम लगा है, इतना फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ कितनी है पता करो, कितनी एनर्जी एग्जर्ट कर रहा है पता करो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन हमको, तुम लोगों को नहीं लग रहा कि ये पता करने में मदद कर रहा है कि कितनी वेवलेंथ होगी, कितना टाइम होगा, कितना फ्रीक्वेंसी ले रहा है। ठीक है, तो इस वेव को पढ़ने के लिए किसी न किसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे इक्वेशन को हम लोग वेव फंक्शन बोल सकते हैं या वेव इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, वेव फंक्शन बोला जाएगा। क्लियर है? हल्का फुल्का तो अंदाज़ा आ गया कि वेव क्या है और वेव का फंक्शन क्या है। ठीक है, बस इधर ही से कहानी में आया श्रोडिंगर और तहलका ही मचा दिया।
यहाँ से कहानी में आए श्रोडिंगर, और श्रोडिंगर ने अपना वेव इक्वेशन यहाँ पे डाल दिया। श्रोडिंगर ने अपना वेव इक्वेशन डाल के भूकंप मचा दिया। भूकंप कैसे मचा दिया देखते हैं, ठीक है। श्रोडिंगर्स का वेव इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखता है, बहुत ज़्यादा एडवांस दिखता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन संभावना समझो, दो बातें को मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए तुम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन के होने की। सेकेंड चीज़ तुम फाइंड आउट कर रहे हो प्रोबेबिलिटी उसकी होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स लोकेशन। लोकेटेड वो कहाँ रहेगा, स्पेस में। तो प्रोबेबिलिटी और स्पेस को ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो वर्ड अपने दिमाग में बिठा के रखो, एक तो प्रोबेबिलिटी और दूसरी स्पेस समझ के रखो। इस स्पेस जो हमारे अगल बगल है, इसमें एक सर्टन रीजन में उसके होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कितनी है। तो अगर तुमको स्पेस को समझना है तो तुमको पूरे कार्टेशियन सिस्टम को समझना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी को हम एक वेरिएबल बना देंगे, थोड़ी देर के लिए मैं एक वेरिएबल बना करके उसको तुमको दे दूंगा। ये वेरिएबल जो है प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोबेबिलिटी और उस स्पेस का क्या होने लगेगा, इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन भी कुछ वैसे ही हरकत करता है। dx का स्क्वायर टाइम्स ऑफ साई प्लस dy स्क्वायर टाइम्स ऑफ साई ठीक है, प्लस यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी डिवाइडेड बाई h विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। कितनी बातें हम लोगों को इस केस में याद रखनी है, रख सकते हो। तो ये श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ इतना ज़्यादा तुमको डील करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को हल्का हल्का दिखने लगा होगा एक्स वाई जेड, डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के हिसाब से, वाई के हिसाब से, जेड के हिसाब से, ठीक है। इतनी बातें मैंने तुम लोग को बताई। छोटा सा इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन श्रोडिंगर्स ने हमको दे दिया और श्रोडिंगर ने हमको बोला कि ये वेव इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी एक वेव है, वो वेव किस तरीके से मोशन परफॉर्म करती है, उस मोशन को समझ सकते हैं। इसी वेव में से निकल के हमको हमारे मॉडल्स मिलने वाले हैं, प्रिंसिपल और सारे क्वांटम नंबर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर छोटी छोटी बातें तुम लोगों को याद रखना है, जैसा एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो मैं मुश्किल नहीं कर रहा, टीचर्स जो हैं ऑनलाइन बहुत एडवांस बातें करने लगते हैं, पागल कर देते हैं मुश्किल नहीं कर रहा मैं तुम लोगों के लिए, कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम ही रहे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे V लिखा हुआ है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ये श्रोडिंगर ने क्या दे दिया तुमको, श्रोडिंगर ने तुमको एक वेव फंक्शन दिया। मैंने तुमको समझाया कि वेव को अगर तुमको समझना है तो वेव को समझने के लिए तुमको किसी वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ये वेव इक्वेशन श्रोडिंगर ने तुमको दे दिया, समझ में आता है, क्लियर है, सॉर्टेड है, ठीक है। अब ये वेव इक्वेशन तुमको दे तो दिया, लेकिन वेव इक्वेशन के अंदर छोटी छोटी बातें तुम लोगों को समझाई, छोटी छोटी बातें तुम लोगों को इसके अंदर क्या समझाई कि जैसे मास क्या है, ई क्या है, वी क्या है, एच क्या है, ठीक है। ये क्या बीच में बैठा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, साय बोला जाता है। तो त्रिशूल दिख रहा है महादेव का, ये क्या है हमारे लिए, साय है, ठीक है। ये साय को समझने की बारी आ गई, ठीक है। मैंने तुम लोगों को इक्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हल्की हल्की कि ये मास है, चलो ये चीज़ें तुम साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो कुछ भी साय है, ये जो भी एंटिटी है, ये एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। जो भी चीज़ ये साय है, ठीक है। पहला स्टेप बाय स्टेप मैं तुमको स्लो स्लो समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी कहानी क्या है, पर शुरुआत के लिए ये साय नाम की जो भी चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है, ये एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। कहीं कहीं साय को बोल दिया जाता है कि साय इज नथिंग बट सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी। मैंने तुमको अभी 2 मिनट पहले बताया, मैंने तुमको बताया कि दो चीज़ों के साथ तुम डील करने वाले हो। अगर तुम किसी भी स्पेस के अंदर कोई चीज़ को लोकेट कर रहे हो कि एक सर्टन, ये पूरे स्पेस के अंदर एक जगह पर कोई चीज़ कितना प्रेजेंट है कितना प्रेजेंट नहीं है, तो इधर होने की उसकी प्रोबेबिलिटी और इसका कोऑर्डिनेट, ये जो भी जगह है, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स के हिसाब से कितना दूर है, वाई के हिसाब से, एक्सिस के हिसाब से कितना दूर है, इस बारे में हम लोगों ने बात करना है, ठीक है। समझ में आता है। तो पहली चीज़ मैंने तुमको बताया प्रोबेबिलिटी, सेकेंड चीज़ मैंने तुम लोगों को बताया कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसके अंदर हम लोग फर्स्ट चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले। साय जो है यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, या फिर इसको प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए। यही है संभावना उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के होने की। साई कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। उधर कोई भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा है, साई का वैल्यू उतना ही ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी कम है, साई का वैल्यू उतना ही है। प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड, चाहते हो प्रोबेबिलिटी, संभावना की क्षमता कितनी ज़्यादा है समझ रहे हो, कितना संभावनाएं हैं वहाँ पे कोई भी चीज़ की होनी।
थोड़ा मैं तुमको लोकली समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक जगह पे किसी की संभावना ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, वहाँ होने की संभावना कम है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली कम हो गया। सिंपल है, ठीक है। अब साई पहली चीज़ तुम लोगों को समझना रहता है। अब ये साई की वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहाँ पे, अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के हिसाब से। और यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा समझना, इसको समझाऊंगा मैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आर थीटा एंड साई, ये आर थीटा साई क्या है ये मैं तुम लोगों को 2 मिनट में बता दूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। ये बस ये तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम, अगर तुम कार्टेशियन की नज़र से देखते हो तो ठीक है, और तुम पोलर फॉर्म में देखते हो तो ये वाली कहानी आ जाती है। कार्टेशियन नज़रिए से देखोगे तो ये वाली कहानी चलेगी, पोलर फॉर्म में देखोगे वो वाली कहानी चलेगी। सिंपल है, मुश्किल नहीं, टेंशन मतलब कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर इन लोगों ने क्या कर दिया, साई का स्क्वायर कर दिया, उसको थोड़ा वाई लिख देने की आदत है। फिर इन लोगों ने क्या कर दिया, साई का स्क्वायर कर दिया। अगर साई हमारा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बन रहा था तो साई क्या बन जाता है, साई स्क्वायर हमारा बन जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या है हमारे लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और डेंसिटी को समझने के लिए मैं तुमको टॉपिक से भटका करके 2 मिनट बाहर लेकर के जाऊंगा, ठीक है। तुम लोग डेंसिटी को समझते हो, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, समझते हो, डेंसिटी इज मास अपॉन, मैं कहानी को वापस लेकर के जाऊंगा पिछले वाले पेज पे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करो। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, इस डेंसिटी को मास डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक डेंसिटी होती है, इस डेंसिटी को मैं चार्ज डेंसिटी बोल देता हूँ। दिस विल बी चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आता है। तो डेंसिटी जो है वो किसी चीज़ की होती है, जैसे मास की कितनी डेंसिटी, चार्ज की कितनी डेंसिटी, किसी भी चीज़ की कितनी डेंसिटी है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा स्मार्ट लोगों की कितनी डेंसिटी है तो बोलेंगे स्मार्ट डेंसिटी, स्मार्टनेस की डेंसिटी विल बी स्मार्ट पीपल पर क्लास। एक क्लास के अंदर कितने स्मार्ट लोग हैं, ये क्या बताने की कोशिश करें, कितना डेंस स्मार्टनेस है उसके अंदर, कितनी ज़्यादा स्मार्ट, कितना ज़्यादा मास है, कितना कम मास है। अगर मैं तुम लोगों को ये सारी बातें हटा करके ये बता दूं कि तुमको अब क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। एक जगह पे होने की, एक सर्टन जगह में, एक छोटे से एरिया के अंदर उसके होने की संभावना जितनी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी उतना ही ज़्यादा है। समझ में आता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड एक जगह में होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उल्टा ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बस ये कहानी समझ के तुमको पीछे से रखना है कि साई स्क्वायर तुम्हारी क्या वैल्यू देता है, साई स्क्वायर देता है तुमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी इन अ सर्टन वॉल्यूम, सही बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इन अ सर्टन वॉल्यूम बोल सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ क्या, साई स्क्वायर कैन बी रिटन एज, प्रोबेबिलिटी को मैं नाम दे देता हूँ P डिवाइडेड बाय अ वॉल्यूम, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम dV। थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते चलूँगा, ठीक है, ठीक है। क्या बोल दूंगा, साई स्क्वायर इंटू P इंटू दी। तो तुमको प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकते हो dV से, तुमको क्या मिल जाएगी, उसके कहीं भी होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाने वाली है। सिंपल है, उसके कहीं भी होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, समझ में। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में इतनी बातें ही तुम लोगों को समझ के रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं है। देख लूँ जरा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, सॉर्टेड है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर तुमको बस इतनी ही बात समझना है। मैंने तुम लोगों को 2 बताया कि तुमको समझना है कि एक स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना कितनी ज़्यादा, संभावना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इसका फॉर्मूला, इतना ही। अब स्पेस, जिस स्पेस में हम हैं, ठीक है, स्पेस को समझने की बारी आ गई। तो स्पेस को समझे, चलो स्पेस को समझने की कोशिश करते। स्पेस के साथ अपने को बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिली। जिस स्पेस में हरकत होने वाली है उस स्पेस के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मैं ही इसको अपना स्पेशल नाम दे रहा हूँ, स्पेस का एनालिसिस करने की कोशिश करें। अगर तुमको स्पेस को समझना है तो तुमको कार्टेशियन सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम है एक्स वाई और जेड, कार्टेशियन सिस्टम है तुम्हारा एक्स वाई और जेड। इसके बीच में से
एक सर्टन पॉइंट पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्पेस में, एक सर्टन जगह पे प्रेजेंट है, प्रोबेबिलिटी है, नहीं बोल सकता मैं कि डायरेक्टली प्रेजेंट है, पर प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि क्या हो गया है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो तुम सबसे पहले तो इसको अगर लोकेट करना चाहते हो तो तुम बताओगे एक्स के हिसाब से एक सर्टन दूरी पे है, वाई के हिसाब से सर्टन दूरी पे है, और बाहर जेड के हिसाब से सर्टन दूरी पे है। ठीक है, तो तुम क्या बताने की कोशिश करोगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर, या तो एक्स के हिसाब से, वाई के हिसाब से, जेड के हिसाब से प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तुम अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने की कोशिश करोगे तो किसके हिसाब से बताओगे, एक्स एक्सिस के हिसाब से, वाई एक्सिस के हिसाब से, जेड एक्सिस के हिसाब से बताओगे। क्लियर है? समझ में आता है? चलो, ये तो हो गया अपना कौन सा, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोल देता हूँ उसको। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, इनका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए। अगर मैं पोजीशन बताना चाहता हूँ तो मैं एक्स वाई जेड के हिसाब से बताऊंगा और वो मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल बना रहा होगा। ठीक है, चलो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो ठीक है। अब मैं क्या समझने की कोशिश करता हूँ, एक और सिस्टम था हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सिस्टम बोलते हैं, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है। देखना देखना, हाँ मज़ेदार है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, कोऑर्ड। अगर मैं एक्स वाई और जेड के हिसाब से नहीं बताना चाहता कि कहाँ पे, मैं नहीं बताना चाहता, तो मैं सबसे पहले तो अगर 2D में ड्रॉ करूँ एक पॉइंट इधर, तो ये x के ऊपर 3 पे है, y के ऊपर 3 पे है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 और 3, ऐसे लिख सकता हूँ। मेरे को ऐसे नहीं लिखना, मेरे को इसमें मज़ा नहीं आता। मुझको इसमें मज़ा नहीं आता। मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे लिखने की कोशिश करूँगा। मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ ना कि यार ये जो है ना, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये इससे ना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो भी तो मैं ये पॉइंट तक पहुँच ही जाऊँगा। इस पॉइंट पे पहुँचने के दो तरीके क्या थे मेरे पास, एक तो तरीका था मैं एक्स के हिसाब से बता दूँ किधर है, और वाई के हिसाब से बता दूँ किधर है, 3 और 3 और 3 3 पे है, रफली बता रहा हूँ। लो, कुछ लोग जोश में आ जाएंगे, इसको 4 ले लो। ठीक है, समझ में आता है? तो ये मैं ऐसे बता सकता हूँ कि यार x के हिसाब से 4 सर को, y के हिसाब से 3 सर को, और जिस पॉइंट पे पहुंचोगे वो पॉइंट है। या तो बोलूँगा ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर सरकना और x एक्सिस के साथ एंगल बना लेना थीटा। तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इसको पोलर फॉर्म बोला जाता है, जहाँ पे हम डिस्टेंस बता देते हैं कितना है 5 और एंगल बता देते हैं थीटा कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 30 डिग्री। ये बन गए पोलर कोऑर्डिनेट। ये पोलर तरीका हुआ उसको समझने का। और कार्टेशियन सिस्टम क्या हो गया अपना, 3 और 4 और 3, ये क्या बन गया उसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ में आता है? ये बन गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये बन गए पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, 3D स्पेस के अंदर हम लोग 3D में है ना, वेव कैसी है हमारी, 3 डायमेंशनल है, इस वजह से मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस पकड़ के रखा हुआ। स्पेस एनालिसिस भी हम लोग जो कर रहे हैं वो कैसा है, 3D स्पेस में है। ठीक है, इसके अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझने की जरूरत है। पोलर कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हम लोग ये देखना पड़ेगा कि ये ओरिजिन से कितना दूर है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट अपना बन जाएगा r। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ही एक एंगल बना रहा होगा, उस एंगल को हम समझ लेंगे थीटा। एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बनाएगा, हमेशा रेफरेंस के लिए एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, वो है थीटा। अब ये मेरा स्पेस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये मेरा स्पेस है जेड एक्सिस, ये इसमें से बाहर निकल रही है, ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करना। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब इसको 3 डायमेंशनल स्पेस के हिसाब से ऐसे बताया जा सकता है। ये मेरा उंगली से नहीं बता पाऊंगा यार, समझ लो। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बाहर की तरफ जो निकल रही हो जेड एक्सिस, और मेरा जो कुछ भी सिस्टम बैठा हुआ है वो सिस्टम ऐसा है कि ये जो टिप है मेरे पेन का, ये टिप जो है मेरे पेन का, इस टिप के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तीनों एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, समझ में आता है, एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, वो एंगल मैंने थीटा समझ लिया, इसकी लेंथ को मैंने आर समझ लिया। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऐसे नीचे ज़मीन पे क्या कर रहा होगा, नीचे वाले प्लेन पे एक प्रोजेक्शन बना रहा होगा। ऊपर से मैं लाइट मारूंगा तो नीचे एक प्रोजेक्शन बनेगा, समझ में आता है, प्रोजेक्शन बनेगा। तो मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये उसकी पोजीशन, ये उसका प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन मेरे जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, बना रहा है। तो मैंने एक्स और वाई के हिसाब से उसको लोकेट कर लिया है, मैंने बोल दिया कि कितना ऊपर है और मैंने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। अब बाहर कितना निकला है और कितना एंगल बना रही है ये भी तो समझना जरूरी है। तो बाहर इतना निकला है 5 सेंटीमीटर, वो तो आर ही बता दे, और बाहर वाले के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी बताना जरूरी है। तो फिर ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है प्रोजेक्शन उसका, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम साई बोल देते हैं। उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, साई बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्पेस को एनालाइज करने की कोशिश करूँ कि जिस स्पेस में मैं ये सब कुछ ढूंढने वाला हूँ, उस स्पेस के अंदर मैं कार्टेशियन सिस्टम से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ और पोलर सिस्टम से कोऑर्डिनेट निकाल सकता है। पोलर वाले थोड़े ज़्यादा फेमस है, अबे पोलर वाले थोड़े से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को दो बातें बता दी, मैंने तुम लोगों को बता दिया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैंने तुमको बता दिया स्पेस। अब टाइम आ गया प्रोबेबिलिटी और स्पेस को जोड़ने का।
टाइम आ गया प्रोबेबिलिटी और स्पेस को जोड़ने का। ठीक है, ये कहानी समझाने के लिए फिर से मैं तुमको थोड़ा सा हटाऊंगा इसमें से और एक्स्ट्रा बातें बताने के लिए पेज के बाहर लेकर के जाऊंगा। ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं बोल दूं y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x के अंदर जब भी कुछ भी चेंज आना शुरू होगा तो y के अंदर चेंज आने लगेगा। ध्यान दो, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ठीक है, मैं बोल दूंगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, मैं बोलूँगा x के अंदर फिर से कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर x को तुमने कम करने की कोशिश की, ज़्यादा करने की कोशिश की, y भी कम ज़्यादा होने लगेगा। बोल सकते हो y जो है इज डिपेंडेंट ऑन x। बोल सकते हो y जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करता है। x के अंदर चेंज आएगा, y में भी चेंज आने लगेगा। ठीक है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। सही बात है, सही बात है, y इज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा बोलते हैं। चलो, जो इसके ऊपर डिपेंड होता है वो उसको फंक्शन बोलते हैं। 11th में हो, अगर ताज़ा ताज़ा सीख रहे हो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बिंदास आराम से चलेंगे। ठीक है, तो y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है, तो y को हम x का फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो जिस पर डिपेंड करेगा उसको उसका फंक्शन बोलेंगे। चलता है, कोई प्रॉब्लम? रूल समझ लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब मैं एक सर्टन स्पेस में हूँ, ये स्पेस में इधर 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 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ध्यान देना, इधर इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं स्पेस के एनालिसिस पे ध्यान दूँ, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। ठीक है, अगर मैं अपना स्पेस चेंज करने लगूँ, अगर मैं स्पेस में अलग अलग जगह जाना शुरू कर दूँ, तो प्रोबेबिलिटी बदल में आने लगेगी क्या? प्रोबेबिलिटी में चेंज आने लगेगा क्या? संभावनाएं कम ज़्यादा होने लगी। अगर मैं स्पेस में इधर जा रहा हूँ, इधर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, फिर मैं उधर जा रहा हूँ, उधर पॉसिबिलिटी कम है। तो अगर मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी जगह बदल रहा हूँ सिस्टम के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी उसके अंदर थोड़ी बहुत क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ थी हमारे? प्रोबेबिलिटी थी हमारा साई, प्रोबेबिलिटी हमारे साई थी। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्या थी? हमारा साई थी। ठीक है, ये दोनों हमको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते थे। स्पेस के बारे में हम लोग कौन बताता है? ये या तो एक्स वाई जेड कार्टेशियन सिस्टम बता देता था, या तो आर थीटा साई, ये हमको बता देता था स्पेस के बारे में। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये चीज़ जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज़ इसके ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि साई इज अ फंक्शन ऑफ, साई इज अ फंक्शन ऑफ या तो एक्स वाई या जेड, या फिर साई इज अ फंक्शन ऑफ, समझ में आ रहा है? टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, बड़े प्यार से समझते चलना है, बहुत इजी है यार, क्या मुश्किल है, स्पेस ही तो है, क्या बड़ी बात है। ठीक है, साई इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड साई, वापिस इसको भी साई बोलते हैं, क्या गधे बना क्या। ठीक है, तो हमको यहाँ पे समझ में आया कि साई इज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, समझ में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे हमारी दोनों जो कहानियाँ हैं आकर के क्या कर जाती हैं, एक में एक जुड़ जाती हैं, आकर के दोनों स्टोरीज हमारी एक में एक जॉइंट हो जाती है। अगर दोनों कहानियाँ हमारी एक में एक जॉइंट हो गई तो फिर यहाँ से हमको समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। ठीक है, अब ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए, फिर से ज़्यादा कहानी नहीं लेते हुए, इसके पिछले वाले पार्ट में, उस तरफ वाले हिस्से में मैंने तुम लोगों को ये बताया कि प्रोबेबिलिटी सारी की सारी क्या है। इस वाले हिस्से में मैंने तुम लोगों को थोड़ा स्पेस के बारे में बताया कि स्पेस क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से हम उसके साथ डील करना है। ठीक है, फिर मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। प्रोबेबिलिटी जो है स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ कहीं भी होने की संभावना कहाँ है कहाँ नहीं, इस पर डिपेंड करेगी। उस क्लास के उस कोने में जाओगे, मेरे मिलने की पॉसिबिलिटी 0, यहाँ पे आ जाओगे, मेरे मिलने की पॉसिबिलिटी हाई होगी। तो तुम्हारे स्पेस में एक्सेस चेंज करने की वजह से, इस्तेमाल चेंज करने की वजह से स्पेस का, मेरे मिलने ना मिलने की पॉसिबिलिटी कम ज़्यादा होती है। कन्फ्यूजन नहीं है ना? फिर से पूरी कहानी फिर से क्लियरली बता दे रहा हूँ। तुम स्पेस को जैसे एनालाइज करोगे उस हिसाब से तुमको संभावना मिलेगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है, इस क्लास के अंदर अगर तुम मुझको उस कोने में ढूंढोगे तो पॉसिबिलिटी मेरे मिलने की कम है, यहाँ पर आके ढूंढोगे तो मेरे मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं एक वेव हूँ तो मुझको तो देख नहीं पाओगे ना, ऐसे तो मुझको देख के आराम से ढूंढ लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको क्या किया जा सकता है कि मैं नेक्स्ट वाले पे ही वापस ले जाना पड़ेगा यार मुझको तुम लोगों को। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता था कि अगर कोई फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, तो इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई
इंटू एफ ऑफ जेड। चलो इतना नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, उधर ही लेके चलता हूँ डायरेक्टली तुमको। अगर एक्स वाई जेड के साथ वो कहानी हो रही है तो यहाँ पे भी हम साई को क्या लिख सकते हैं, साई कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ आर, ठीक है, इंटू एफ ऑफ थीटा एंड साई। ध्यान से, इधर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आर जो है वो रेडियल वैल्यू देगा हमको, लैटिट्यूड के हिसाब से देगा, ये देखेगा कि लेंथ के हिसाब से हमको देखने वाला है, ठीक है, और ये दोनों हमको एंगल की वैल्यू देने वाले हैं। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, साई कैन बी रिटर्न एज, इसको आर ऑफ आर लिखा जाता है और इसको ए ऑफ थीटा एंड साई लिखा जाता है, ठीक है। साई के हिसाब से इतनी बातें तुम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बहुत सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल लेने की ज़रूरत है नहीं, क्लियर। अभी इधर से थोड़ी थोड़ी बातें इम्प्रोवाइज होने वाली है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ से चेंज हो जाएंगे, इनका नाम क्या पड़ जाएगा, इनका नाम बदल जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। चलो ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ जो वैल्यू लगी हुई है ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, कोई तकलीफ, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसी के ये दोनों पार्ट हैं, तो ये क्या है, ये बन जाता है हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ध्यान से देखना, मजेदार है। इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। भाई साहब परेशानी प्रो मैक्स लेवल जिंदगी समझ में आता है। तो साई की वैल्यू प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और आर इंटू आर की वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रहने देते इधर, ठीक है। आर इंटू आर की वैल्यू रेडियल प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और ए की वैल्यू एंगुलर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब मैंने थोड़ी देर पहले बहुत दिमाग लगाया था, साई मुझको दिया था तो मैंने उसको क्या कर दिया था, साई का स्क्वायर कर दिया था, और क्या बता दिया था उसको, बता दिया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देख लो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा एडवांस भी नहीं जाना है और ज़्यादा सुपरफिशियल भी नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं घुसना है। एम क्या है, एम अभी तुम्हारा देखो, जब तुम छोटे थे 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में से तुमको सिर्फ एटम बोल के रुक गए ना, क्या उस दिन तुमको एटम बताते बताते सारी कहानी बता दी थी क्या, नहीं, कुछ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी उस समय गहराई में ले गई तुमको, फिर तुमको ज़्यादा गहराई में ले गई, अब तुमको और ज़्यादा गहराई में ले जाएगी, पीएचडी करोगे और ज़्यादा गहराई में ले जाएगी। तो जब तुम इधर रहो 12th और 11th वाले फेज में, तो पीएचडी की गहराई में उतरने की कोशिश रोक दो, क्योंकि अगर इधर ज़्यादा गहराई में उतरने की कोशिश करने लगोगे तो इसी को पास नहीं कर पाओगे। तुम्हारा टास्क एक सर्टन डेप्थ तक जाने का है, उधर तक ही जाओ, कोशिश करो, ठीक है। तुमको एनर्जी कंजर्व करनी है, सवाल तुम्हारे उसमें से उठेंगे, वो क्वेश्चंस का आंसर दो, अगले साल में जाओ, एमएससी करो, बीएससी करो, बीई करो, बीटेक करो, पीएचडी करो, उसके बाद जितना घुसना है घुस जाओ, पूरा रिसर्च कर जाओ, श्रोडिंगर बन जाओ दूसरा, तुम कोई नहीं रोकने वाला तुमको, ठीक है। पहले पहले वहाँ तक पहुँच जाओ, अपना साधन क्लियर कर लो, खाने पीने का बंदोबस्त कर लो थोड़ा सा लाइफ में, फिर उसके बाद, ठीक है। तो अगर मैंने साई को स्क्वायर कर दिया तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन गया, तो मैं आर स्क्वायर आर कर दूँ, अगर इसको भी स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। समझ में आता है, ये क्या बन जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और अगर मैं इसको भी स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एंगुलर प्रोबेबिलिटी। अबे मेरे को ना एक रोबोट रखना चाहिए जल्दी जल्दी लिखने के लिए, डेंसिटी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन जाने वाला है। इतनी बातें तुम लोगों को इस केस में याद रखनी है, ठीक है, इतनी बातें तुम लोग इस केस में याद रखोगे। अब नया कहानी फिर से, देयर इज अ रीजन इन स्पेस, ये कहानी यहीं तक आएगी, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी का समझ लिया है, हमने ये देख लिया है कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी और स्पेस का इंटरेक्शन है। देयर इज अ रीजन इन स्पेस, अब आगे की बात, ठीक है। देयर इज अ रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ये क्या हुआ
अब ये पूरे स्पेस के अंदर एक जगह है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलने की संभावना जीरो ही है, जीरो जीरो। जैसे बगल में एक फिश टैंक रखा हुआ है, मेरे फिश टैंक के ऊपर मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो है। मैं वो बेंच पे, वो बेंच पे, वो बेंच पे, वो बेंच पे, दरवाजे के पास, ये कुर्सी पे, यहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, हर जगह तुमको मिल जाऊंगा। ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं तो इस स्पेस में तुमको मिल जाऊंगा, पर टैंक के ऊपर बैठा हुआ कभी नहीं मिलूंगा। और इस बात की मैं तुमको गारंटी देता हूँ, मेरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, मैं टैंक के ऊपर नहीं बैठूंगा। ठीक है, तो टैंक के ऊपर मिलने की थोड़ी कैपेसिटी क्या बन जाएगी, जीरो। ऐसा स्पेस जहाँ पर पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की कैपेसिटी नहीं होती या संभावना नहीं होती, ऐसे स्पेस को बोलना शुरू कर देते हैं नोड्स। ऐसे स्पेस को क्या बोला जाता है, ऐसे स्पेस को बोला जाता है नोड। तो नोड कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की जीरो है। इसका मतलब साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो बोल सकता हूँ। ठीक है, साई स्क्वायर भी क्यों जीरो बोलूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी जीरो है। अरे भाई रब हो जा, प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो। मैं तुमको थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करता हूँ। वो देखो, प्रोबेबिलिटी वाज इक्वल्स टू साई स्क्वायर इनटू डी वी। प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है, एक सेकंड रुकना पड़ेगा मुझको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है तो मैं बोल सकता हूँ क्या, साई स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू जीरो। वॉल्यूम कहाँ से जीरो कर दोगे यार, वॉल्यूम तो जीरो होने नहीं वाला, तो साई स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो साई विल बी इक्वल टू जीरो। सही में आता है, साई इज इक्वल टू जीरो। साई क्या है, साई तो यहाँ पे ये है। ठीक है, इसका मतलब है कि आर टाइम्स ऑफ आर इंटू ए टाइम्स ऑफ थीटा इंटू साई इज इक्वल्स टू जीरो। तो या तो दोनों में से कोई तो एक है भाई जो जीरो है, आर में से आर या तो इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो या तो ए इंटू थीटा टाइम्स ऑफ साई एक दूसरे को जीरो है। अगर ये कंडीशन बनी जिसके अंदर आर इज टू आर इज इक्वल्स टू जीरो, रेडियस का ही वैल्यू कितना मिल रहा है तुमको, जीरो, इसको तुम क्या बोलना शुरू कर दोगे, इसको तुम लोग रेडियल नोड बोलना शुरू कर दोगे। ये किस टाइप का नोड बन गया है, ये तुम्हारा बन गया है रेडियल नोड बोलना इसको शुरू कर दोगे। और ऐसा नोड जब बन जाए, जब एंगुलर वैल्यूज तुम्हारी जीरो होने शुरू हो जाए, तो ऐसे नोड को तुम क्या बोलना शुरू कर दोगे, इनको तुम एंगुलर नोड्स बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब रेडियल नोड को ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर से ध्यान से देखना, काफ़ी गलती दिखता दिखता सब लोगों को, कोई तकलीफ। ठीक है, अब ये तो बोल दिया मैंने, बोल दिया ना मैंने कि चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मैंने कहानी तुम लोगों को बता दी। अभी कहानी तो तुम लोगों को क्लियर कर दिया है, पर ये कहानी को तुम लोगों को इलेबोरेट करके भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोटॉन है, इसके अगल बगल मेरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, एक सर्टन एनर्जी स्टेट है। ठीक है, बोर का एटॉमिक मॉडल काफ़ी मिलता है इससे। ठीक है, बोर का एटॉमिक मॉडल पूरी तरीके से गलत नहीं था। इलेक्ट्रॉन की एक सर्टन एनर्जी है, तो एक सर्टन दूरी पे वो इसके अगल बगल डांस दिखा रहा है, और प्रोटॉन के अगल बगल डांस नहीं दिखा रहा, अगल बगल डांस दिखा रहा है। समझते हो, फर्क समझने की कोशिश करो। ये जो बनाते हैं हम लोग बचपन से, ये क्या है, 2D, 2 डायमेंशन। ये कैसे घूम रहा है अगल बगल, 3D में भी समझ में आता है। ठीक है, तो एक सर्टन रीजन में ये क्या कर रहा है, एक सर्टन एरिया के लिमिट के अंदर ही ये घूमता है। इस एरिया के लिमिट को अपन शेल बोलना शुरू कर देंगे अभी, लेकिन अपने को इससे मतलब है नहीं। ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जी उसकी अगर बढ़ जाती है तो थोड़ा सा रीजन छोड़ के बाहर घूमना शुरू कर देता है। ये घुमक्कड़ी मारी भाई, ऐसे 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 पागल हो रहा है पूरा अगल बगल, इसके रैंडम 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव की तरह क्या हो रहा है, घूम रहा है। समझता है। ठीक है, आप खुद समझने की कोशिश करोगे। एक प्रोटॉन के अगर बगल एक सर्टन एरिया में गेड़ी मार रहा है, अगल बगल घूम रहा है। ठीक है, फिर एक सर्टन एरिया छोड़ करके एक सर्टन दूसरे एरिया में मार, ये जो दोनों स्पेस बन रहे हैं, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस बन रहा है, कि अंदर मेरे सेंटर में अगर प्रोटॉन है तो इसके ऊपर ये मेरी उंगलियों के केज में जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसको छोड़ने के बाद वो इस एरिया में घूम रहा है। इसके और इसके बीच में भी एक इमेजिनरी स्पेरिकल स्पेस बन रहा है, इसके और इसके बीच में एक इमेजिनरी स्पेरिकल स्पेस बन रहा है, जो हमारे प्रोटॉन से एक सर्टन डिस्टेंस r दूर है, एक r डिस्टेंस दूरी पर है, दिखता है, एक r डिस्टेंस दूरी पर ये एक स्पेस बीच में बन रहा है। ये स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, जीरो ही है। ठीक है, इस टाइप के नोड को ही क्या बोला जाता है, रेडियल नोड बोला जाता है। इस टाइप के नोड को क्या बोला जाता है, रेडियल नोड बोला जाता है। ये एक स्पेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो रेडियल नोड को क्या बोला जाएगा, अ स्पेरिकल सरफेस at distance
आर फ्रॉम द प्रोटॉन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, प्रोबेबिलिटी वहाँ होने की संभावना जो है 0। तुम यार समझने की कोशिश करो, प्रोबेबिलिटी बोल देते हो तो प्रोबेबिलिटी को मापने का कोई तरीका होना चाहिए। बोल दो वहाँ संभावना नहीं, संभावना वहाँ 0 है, तो जब तुम बोलते हो संभावना 0 है तो प्रोबेबिलिटी का माप बता रहे हो, मेजर बता रहे हो। प्रोबेबिलिटी का मेजर वहाँ पे 0 है और वहाँ प्रोबेबिलिटी का मेजर 1 है, मतलब वहाँ है 0 से 1 के बीच में रेंज करती है अगर तुम उस नज़रिए से समझो तो ये जो 0 और 1 बोल रहे हो तुम ये बता रहे हो कि कितना कम है कितनी ज़्यादा है, संभावना कितनी ज़्यादा है या संभावना कितनी कम है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड, कम मतलब कम एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी की संभावना की माप, संभावना का मेजर, संभावना का माप, प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड, इस तरीके से काम करता है, दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या समझ में आया कि स्पेरिकल सरफेस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ प्रोटॉन वेयर प्रोबेबिलिटी इज 0 कैन बी डिफाइंड एज अ रेडियल नोड, जो है वो 3 डायमेंशन के अंदर एक स्पेरिकल शेप है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होने की बहुत ज़्यादा कम है। एंगुलर नोड में क्या होता है, ऐसे भाई साहब इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेस में रोल कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे बीच में से क्या होता है, यहाँ पे रोल करते रहते हैं। इसको थोड़ा इमेजिन कर पाना डिफिकल्ट काम है, पर इसके बीच में क्या बनते रहता है, एक प्लेन एरिया बनते रहता है, ठीक है, एक जगह बनती रहती है जिस समतल जगह में, स्पेरिकल शेप में नहीं, एक समतल जगह बनेगी, बीच में से एक प्लेन जगह बनेगा, ठीक है, और ये प्लेन जगह के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम रहेगी, ठीक है। इस प्लेन को वो लोग नोडल प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इस प्लेन को वो लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर नोड्स को नोडल प्लेन भी बोला जाता है, समझते हैं, ठीक। हम लोग अभी थोड़े टाइम बाद क्वांटम नंबर्स पढ़ने वाले हैं। श्रोडिंगर का इक्वेशन सॉल्व होएगा और श्रोडिंगर का इक्वेशन सॉल्व होने की वजह से क्वांटम नंबर्स का जन्म होगा, ठीक है। क्वांटम नंबर्स एड्रेस की तरह होते हैं इलेक्ट्रॉन के, पर क्वांटम नंबर्स समझने के बाद तुम लोगों को ये बात समझ में आएगी कि एंगुलर नोड्स और इसके नोड्स के साथ पूरी की पूरी कहानी क्या हुआ करती थी। तो यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है n-1, और यहाँ पे एक फॉर्मूला अभी के लिए n-l-1, ठीक है। तो यहाँ अगर तुम लोगों को पता करना है कि टोटल नोड्स कितने हैं, और यहाँ पे तुमको पता करना होगा टोटल नोड्स कितने हैं, तो ठीक है, अगर टोटल एंगुलर नोड पता करने हो तो टोटल रेडियल नोड पता करने हो तो हमारा इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस में, ठीक है, ये n और l हमको बताएंगे कि किस स्पेस में हम उसको ढूंढने की कोशिश करें। जिस स्पेस में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस स्पेस में ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर वो नहीं मिलने वाला, उन एरियाज को उसका नोड बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम 5th शेल के आसपास हैं, 5th शेल क्या होता है, पुराना वाला तो एटॉमिक थ्योरी ही पूरा का पूरा कंप्रेस हो गया है, उसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है। अब हमको फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है अगल बगल, तो किसी शेल में घूम ही नहीं रहा, ये क्या हो रहा है। ये सारे सवालों के जवाब तुमको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम क्वांटम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। श्रोडिंगर का इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हमको क्वांटम नंबर्स मिलेंगे। श्रोडिंगर का इक्वेशन हम नहीं सॉल्व करने वाले बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमारे काम का है नहीं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में इतना ही है। फोकस करके ध्यान से समझो, कंसेप्ट की गहराई को समझो, फील करो उसको, अपने बेसिस के साथ उसको कनेक्ट होने की कोशिश करो, तब जाके तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, फन।